डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को जो पढ़ा चुके थे, ये आपका क्लास 9th का हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग जो है सो 6 ठो मेजर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ चुके थे, है ना, जिसमें आपका नर्मदा था, तापी था, कावेरी था, महानदी था, कृष्णा था, गोदावरी था, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये 6 मुख्य नदियों के अलावा कुछ और भी नदियां हैं जो थोड़ी छोटी हैं, जो ये मुख्य नदियों की अपेक्षा छोटी है, जिसमें आपका है दामोदर, बैतरणी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, है ना। ये बड़ी नदियां जो हम लोग 6 ठो पढ़े थे, इसके अलावा ये जो 6 ठो बड़ी नदियां हैं, उसके अलावा कुछ छोटी नदियां भी हैं जो ईस्ट की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, जिसमें से आपका है दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा नदी। और यही स्वर्णरेखा नदी पर हमारा हुंडरू फॉल जो रांची में है वो स्थित है। हुंडरू फॉल कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट्स? हुंडरू फॉल आपका जो है वो स्वर्णरेखा नदी पे ही है। ये सब कुछ नोटेबल एग्जांपल्स हैं। कोई छोटे छोटे ये सब जो है वो छोटे जो है सो रिवर्स हैं, और वो जो 6 ठो आप मुख्य रिवर्स पढ़े थे, पेनिनसुलर रिवर्स, वो बड़े नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। तो कौन कौन सी है? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी and Swarnarekha are these some smaller rivers which also flow through the east। ये भी ईस्ट से होकर के बहती है। अब आपका कहता है कि क्या आपको पता है हमारा जो वाटर है उसका 71%, पूरे विश्व का 71% जो जमीन का हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है। ये तो आपको पता ही होगा। 71% जो एरिया है भूमि का वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन 97% जो पानी है वो आपका सॉल्ट वाटर है। हमारे पास पीने योग्य पानी स्टूडेंट्स 1% से भी कम है। कैसे है मैं बता रहा हूं। टोटल जो पानी है उसका 97% तो सॉल्ट वाटर है, सैलिन वाटर है, नमकीन पानी है, खारा पानी, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। अब जो बचता है 3%, अब 3% में भी जो है सो आपका देखिए 3% जो बच जाता है उसका भी 3/4 जो है वो आइस के रूप में है। कैसा है? आइस के रूप में है, बर्फ के रूप में है। कितना? ये 3% का 3/4, है ना, 3/4, 3/4, 3% का 3/4 भाग जो है वो आइस के रूप में है। मतलब हमारे पास जो टोटल पानी का अगर हम लोग बात करें तो उसका 1% भी पीने योग्य नहीं है। 1% से भी कम पानी हमारे यहाँ, हमारे जो है सो धरती पे पीने योग्य है ना। और पानी तो बहुत सारा है धरती पे, 71% हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पानी जो है सो 97% सैलिन वाटर है। 3% जो बचता है पानी उसमें से आपका 3% का जो है सो 3/4 हिस्सा आपका आइस के रूप में है, यानी कि 1% से भी कम पानी हमारे पीने योग्य है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ झील के बारे में देखते हैं। झील होता है जो छोटी छोटी समुद्र कहिए उसको। झील ही जब बड़ा आकार ले लेता है तो उसको समुद्र कहते हैं। जब बहुत बड़ा बड़ा झील होता है तो समुद्र कहलाता है, और समुद्र जब बहुत बड़ा हो गया तो उसको ओशियन, महासागर कह देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भारत जो है सो आपका विश्व में टोटल 7 महासागर है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अब झील के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये 2 प्रकार का होता है ना। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है खारे पानी का झील और दूसरा होता है ताजे पानी का झील। खारे पानी का झील को हम लोग सॉल्ट वाटर लेक कहते हैं, या उसी को हम लोग लैगून्स भी कहते हैं, है ना। खारे पानी के झील को सॉल्ट वाटर लेक्स कहते हैं या फिर लैगून भी कहते हैं। और जो आपका ताजे पानी का झील जो होता है ना, उसको हम लोग फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रेश वाटर लेक। अब देखिए कश्मीर में जो है ना, क्या कहता है कि अगर आप कश्मीर घूमते हैं, अगर आप कश्मीर घूमे होंगे, कश्मीर की घाटियों से फैमिलियर होंगे, है ना, और आप जो है सो दाल लेक जो है सो अगर
प्रसिद्ध जो दाल लेक है उसके बारे में कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप कश्मीर घूम यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर, आप शायद कश्मीर घाटी से फेमिलियर होंगे और प्रसिद्ध दाल लेक से फेमिलियर होंगे। यहाँ पे जो हाउस बोट्स है और शिकाराज है जो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे किसको, टूरिस्ट लोग को। हर साल टूरिस्ट लोग को अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, ये सब चीज देखने जाते हैं। अगर ये सब नहीं होता वहां तो क्या टूरिस्ट जाते? तो नहीं जाते। क्यों जाते? उसी प्रकार से आप अगर विजिट करते हैं कुछ अन्य टूरिस्ट प्लेस या लेक के नजदीक कोई और अन्य टूरिस्ट प्लेस में आप विजिट करते हैं तो वहां पे भी आप बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और कुछ वाटर गेम्स भी आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज क्या करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। ये सब क्या करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? आप कल्पना कीजिए अगर श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्ट प्लेसेस में, है ना, अगर ये सब प्लेसेस में कहां श्रीनगर मान लीजिए या नैनीताल मान लीजिए या फिर आप और कोई टूरिस्ट प्लेसेस जहां पे लेक अगर नहीं होता तो क्या होता वहां पे? क्या वो जगह अट्रैक्टिव होता? अगर कल्पना कीजिए श्रीनगर में, नैनीताल या और कोई भी अन्य टूरिस्ट प्लेस में अगर वहां पे झील नहीं होता तो क्या जिस प्रकार का अट्रैक्टिव अभी वो प्लेसेस हैं, जिस प्रकार से वहां टूरिस्ट लोग विजिट करने जाते तो बिल्कुल नहीं जाते, है ना। जिस प्रकार से जाते उतना काहे के लिए जाते जब वहां रहेगा ही नहीं कुछ लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है देखिए, क्या आपने कभी हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग प्लेस अट्रैक्टिव टूरिस्ट? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से लेक्स जो है वो प्लेस को अट्रैक्टिव बनाता है टूरिस्ट लोग के लिए? लेक्स क्या करता है? उस प्लेस को अट्रैक्टिव बना देता है टूरिस्ट लोग के लिए। इसके अलावा, है ना, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, लेक्स आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स इन मेनी वेज। अब टूरिस्ट लोग को अट्रैक्टिव तो बनाता ही है लेक्स, इसके अलावा भी मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है लेक्स। अब लेक्स में जो पानी होता है उसका हम लोग बहुत प्रकार से यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत प्रकार से पानी का हम लोग यूज करते हैं, है ना। क्या कहता है? लेक्स ही जब बड़ा आकार ले लेता है तो इसको हम लोग समुद्र कहते हैं, है ना। लेक्स जब बड़ा आकार ले लेता है, बड़ा क्षेत्र में फैल जाता है तो उसको समुद्र कहते हैं। जैसे कैस्पियन सागर है, डेड, है ना, मृत सागर है जिसको हम लोग डेड सी कहते हैं, कैस्पियन सी या अराल सी। डेड सी, कैस्पियन सी, अराल सी, ये सब क्या है? बड़ा लेक सी जब बड़ा आकार ले लेता है तो उसे हम लोग समुद्र कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। इंडिया में कहता है बहुत सारे लेक्स हैं। अब ये डिफर करते हैं, है ना, किसके ऊपर? साइज और आकार में। ये सब का साइज जो है या फिर इसका जो विशेषताएं हैं वो सब अलग अलग है। भारत में बहुत प्रकार की झीलें हैं और उसकी विशेषताएं और आकार अलग अलग है। सब झील एक समान नहीं है, सबकी एक समान विशेषता नहीं है। ज्यादातर जो झील होते हैं वो परमानेंट होते हैं और वहां पे पानी जो है सो सालों भर रहता है ना। कुछ ज्यादातर झील जो है वो परमानेंट होते हैं और कुछ झील आपका सीजनल भी होते हैं। जैसे आप देखे थे आपका रिवर में, तो रिवर आपका एक परमानेंट पेरेनियल रिवर्स था और दूसरा था सीजनल रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स जो है वो जनरली पेरेनियल्स होते हैं, जबकि आपका पेनिनसुलर रिवर्स जनरली सीजनल होते हैं। तो आपका पेरेनियल कहने का मतलब हुआ जहां सालों भर पानी रहता है। यहाँ उसी प्रकार से परमानेंट कहने का मतलब है जहां सालों भर पानी रहता है। और आपका सीजनल मतलब सीजन में वहां पानी जाएगा फिर बाद में सूख भी सकता है ना। तो क्या कहता है? कुछ सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ जो है सो पानी सिर्फ रेनी सीजन में ही कुछ झीलों में पानी होता है। जैसे में आपका है ना, लैक द लेक्स द बेसिन ऑफ इन आइलैंड ड्रेनेज सेमी एरिड रीजन्स। अब सेमी एरिड रीजन वाला जो क्षेत्र है ना, सेमी एरिड रीजन वाला क्षेत्र में आपका जो है सो पानी क्या करेगा? सुखाड़ वाला जगह, जो अर्ध सुखाड़ वाला जगह है, पूरा सुखाड़ वाला है तो वहां तो झील रहेगा ही नहीं। कहीं जहाँ सेमी एरिड रीजन जहाँ पे है वहां पे पानी जो है सो ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो उस समय सूख जाएगा। ठीक है। कुछ जो है सो देयर आर सम लेक्स व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। कुछ ऐसे झील हैं
जो ग्लेशियर और आइस शीट्स के एक्शन से हुआ है, मतलब इसके पिघलने से, आइस के और ग्लेशियर्स के पिघलने से कुछ झीलों का निर्माण हुआ है, जबकि कुछ झीलों का निर्माण विंड से हुआ है, विंड है ना, while others have been formed by wind। कुछ झीलें जो है सो ग्लेशियर्स और आइस शीट से बने हैं, जबकि कुछ झीलें जो है सो विंड से बने हुए हैं। कुछ झीलें ग्लेशियर्स और आइस शीट से बना है, जबकि कुछ झीलें विंड से बना है। रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। अब रिवर का काम क्या है और मानव की एक्टिविटीज के बारे में कह रहा है। A meandering river across the floodplains forms cut-offs and that later develops into oxbow lakes। अब क्या कहता है, जो meandering rivers होता है फ्लड प्लेन्स में, है ना, कहाँ पे, फ्लड वाला प्लेन्स में, बाढ़ वाला क्षेत्र में जो समतल भूमि होता है ना, वहां पे कट ऑफ्स का निर्माण करता है। क्या चीज को फॉर्मेशन करता है, कट ऑफ। meandering रिवर जो होता है ना, meandering रिवर आपका बाढ़ वाला क्षेत्र में, मिनरिंग रिवर जो है बाढ़ वाला क्षेत्र में कट ऑफ का निर्माण करता है, कट ऑफ्स का निर्माण करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कट ऑफ्स का। कौन, मिनरिंग रिवर्स। मिनरिंग रिवर जो है वो बाढ़ वाला क्षेत्र में, फ्लड प्लेन्स में, मिनरिंग रिवर जो है वो फ्लड प्लेन्स में कट ऑफ्स का निर्माण करता है। कट ऑफ्स का निर्माण कैसे होता है, तो मिनरिंग रिवर जो है वो फ्लड प्लेन्स में कट ऑफ्स का निर्माण करता है। याद रहेगा, meandering rivers across a flood plain forms cutoffs that later develops into oxbow lakes। और बाद में यही कटऑफ जो है वो ऑक्सबो लेक्स में डेवलप हो जाता है। किसमें डेवलप होता है, कटऑफ जो है वो बाद में ऑक्सबो लेक्स में डेवलप होता है। याद रहेगा स्टूडेंट्स, meandering रिवर जो है वो आपका फ्लड प्लेन्स वाला एरिया में कट ऑफ्स का निर्माण करता है, और यही कट ऑफ जो है बाद में ऑक्सबो में डेवलप हो जाता है। क्या चीज में डेवलप हो जाता है, ऑक्सबो में। याद रहेगा, a meandering river है across the flood plains form the cut-offs and that later on that develops into the oxbow lakes। कट ऑफ्स जो है वो बाद में ऑक्सबो लेक्स में डेवलप हो जाता है। अब कट ऑफ्स का निर्माण कैसे होता है, तो मिनरिंग रिवर जो होता है, मिनरिंग रिवर्स आपका फ्लड प्लेन्स वाला एरिया में कट ऑफ्स का निर्माण करता है, और बाद में यही कट ऑफ जो है वो आपका ऑक्सबो में डेवलप हो जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, स्पीड्स बार्स फ्रॉम लैगून्स इन द कोस्टल एरिया। अब लैगून्स हमने बताया था अभी, आपका जो है सो लैगून्स किसको कहते हैं, सबसे बड़ा लैगून आपका है चिल्का लेक, या सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक भी कहा जाएगा तो चिल्का लेक। तो सॉल्ट वाटर लेक्स को ही लैगून्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। किसको, सॉल्ट वाटर लेक्स को ही लैगून्स कहा जाता है। ये लैगून्स आपका कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेगा। स्पीड्स एंड बार्स फॉर्म लैगून्स इन द कोस्टल एरिया। स्पीड्स और बार्स जो होता है वो कोस्टल एरिया में लैगून्स का निर्माण करते हैं। कौन, स्पीड्स एंड बार्स। स्पीड्स एंड बार्स फॉर्म द लैगून्स इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में स्पीड्स एंड बार्स जो है वो लैगून्स का निर्माण करते हैं। याद रहेगा, स्पीड्स एंड बार्स फॉर्म द लैगून्स इन कोस्टल एरिया। तो आप पहले यहां देखें कि मिनरिंग रिवर जो है वो आपका फ्लड प्लेन्स वाला एरिया में आपका जो है सो कट ऑफ्स का निर्माण करता है। मिनरिंग रिवर्स फ्लड प्लेन्स वाला एरिया में कट ऑफ्स का निर्माण करता है, और बाद में यही कट ऑफ जो है वो आपका ऑक्सबो लेक्स में डेवलप हो जाता है ना। उसके बाद आप देखें कि जो है सो स्पीड्स और बार्स जो है वो लैगून्स का निर्माण करता है। कहां पे, कोस्टल एरिया में। स्पीड्स एंड बार्स आपका लैगून्स का निर्माण करता है कोस्टल एरिया में। चिल्का लेक ये सबसे बड़ा झील है खारे पानी का, या लैगून्स का, ये आपका उड़ीसा में है। कहां पे स्टूडेंट्स, उड़ीसा में। उसके बाद पुलिकट है, कोलेरू है, ये सब खारे पानी का झील है ना। याद रखिएगा, चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये सब खारे पानी का झील है। इसको हम लोग लैगून्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लैगून्स। कौन कौन सा, चिल्का लेक, पुलिकट, कोलेरू, ये सब खारे पानी का झील है।
और लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। अब इनलैंड ड्रेनेज वाला जो आपका लेक्स होता है, कौन सा रीजन में? इनलैंड ड्रेनेज वाला रीजन में, इनलैंड ड्रेनेज वाला रीजन में जो लेक्स होते हैं वो कभी कभी सीजनल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सांभर लेक राजस्थान में जो है वो भी आपका खारे पानी का झील है। सांभर लेक जो राजस्थान में है वो भी खारे पानी का झील है और वो जो है सो सीजनल है। सांभर लेक कैसा है स्टूडेंट्स? सीजनल है, याद रखिएगा। सांभर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में, जो खारे पानी का झील है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। अब खारे पानी के झील का खारे पानी के झील का पानी का हम लोग यूज क्या करेंगे? तो उसको जो है सो खारे झील के पानी का यूज तो हम लोग जो है सो सॉल्ट बनाने के लिए ही करते हैं। खारे झील के पानी का यूज हम लोग सॉल्ट बनाने के लिए करते हैं। राजस्थान में जो सांभर झील है, सांभर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में, वो सीजनल लेक है। कौन सा लेक है? सीजनल लेक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स। ये लेक जो है सो दो प्रकार का होता है, एक खारे पानी का झील और दूसरा ताजे पानी का झील। ताजे पानी का झील पूछेगा तो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है वो है आपका उलर लेक, और ये उलर लेक जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। और जब आपका लैगून्स या फिर सॉल्ट वाटर लेक के बारे में पूछेगा, सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक तो वो है चिलिका लेक और वो आपका उड़ीसा में है। सांभर लेक भी खारे पानी का ही झील है, ये आपका राजस्थान में है, ये सीजनल है। तो अभी हमने बताया खारे पानी का झील, एक हो गया आपका चिलिका, दूसरा हो गया पुलिकट और तीसरा हो गया एक पुलिकट, चिलिका, पुलिकट और कोलेरू। क्या क्या बताएं? चिलिका, पुलिकट और कोलेरू। उसके बाद सांभर। ये चारों आपका खारे पानी का झील है ना? चिलिका, पुलिकट, कोलेरू और सांभर खारे पानी का झील है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है ज्यादातर फ्रेश वाटर्स वाला लेक जो है वो आपका हिमालयन रीजन में पाया जाता है। फ्रेश वाटर वाला लेक कहाँ पे पाया जाता है? हिमालयन रीजन में। और उसकी उत्पत्ति जो है सो ग्लेशियर ओरिजिन से होता है। ग्लेशियर से उसकी उत्पत्ति होती है। दे आर ग्लेशियर ओरिजिन। ग्लेशियर उत्पत्ति वाला जो है सो आपका कहलाते हैं वो झील। और दूसरे वर्ष में अगर हम कहें तो दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट इन बेसिन्स। उनका निर्माण तब होता है जब ग्लेशियर्स को डग आउट किया जाता है बेसिन में, है ना? Which was later filled up स्नो मेल्ट। और बाद में वो क्या होता है? स्नो मेल्ट में फिल अप कर दिया जाता है। उलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में, ये आपका अभी हमने बताया सबसे बड़ा झील है ताजे पानी का, है ना? उलर लेक। इन कंट्रास्ट इट इज रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये किसका परिणाम है? टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से जो है सो आपका उलर लेक का निर्माण हुआ है। ये सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। उलर लेक का निर्माण टेक्टोनिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप हुआ है और ये सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है भारत में। इसके अलावा दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये सब आपका जो है सो ताजे पानी के झील का उदाहरण है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उलर, दाल, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी। उलर, दाल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक और बारापानी, ये जो है आपका ताजे पानी का झील है, फ्रेश वाटर लेक्स। अगर पूछेगा नेम सम फ्रेश वाटर लेक्स तो आपको बताना है उलर, दाल, भीमताल, नैनीताल, है ना? दाल, भीमताल, नैनीताल, बारापानी। ठीक है, कौन कौन सा? उलर, दाल, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारापानी। फिर से याद रखिएगा, है ना? उलर, दाल, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारापानी, ये जो है वो आपका ताजे पानी का झील है। फिर से बता दे रहा हूं, दाल, भीमताल, लोकटक, नैनीताल, उलर और बारापानी, ये 6 जो है वो आपका ताजे पानी का झील है। और खारे पानी का झील भी आपको मैंने बताया था, क्या क्या? चिलिका, कोलेरू, पुलिकट। चिलिका, कोलेरू, पुलिकट और एक और बताए थे सांभर, राजस्थान में सांभर है। चिलिका झील आपका जो है वो उड़ीसा में है।
चिलिका, पुलिकट, सांभर और कोलेरू। चिलिका, पुलिकट, सांभर और कोलेरू जो है वो खारे पानी का झील है, जबकि आपका दाल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, बारापानी और उलर ये जो है वो आपका ताजे पानी का झील है। दाल, लोकटक, उलर है ना, भीमताल, नैनीताल और बारापानी ताजे पानी का झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आगे क्या कहता है देखिए, ये आपका लोकटक लेक का फिगर बनाया हुआ है। आगे देखिए इस, अब ये नेचुरल, अब ये सब तो आपने अभी जो देखा ये सब जो है वो नेचुरल आपका झील था। अब नेचुरल झील के बारे में आप लोगों ने देखा है ना। नेचुरल लेक्स, दो प्रकार का आपने नेचुरल लेक्स देखा जो प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ है। कौन कौन सा? एक खारे पानी का झील और दूसरा ताजे पानी का झील। खारे पानी का झील में आपने देखा उड़ीसा में चिलिका लेक सबसे बड़ा लेक है। उसके अलावा देखे पुलिकट, और फिर देखे आपका सांभर लेक आपका राजस्थान में है ना। चलिए फिर छठो आपने देखा ताजे पानी का झील भी, जिसमें आप देखे उलर झील, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, बारापानी है ना। और अब हम लोग देखेंगे मैन मेड जो है सो लेक्स तो आप नेचुरल लेक्स को देखें कि दो प्रकार का होता है, एक आपका खारे पानी का और दूसरा आपका ताजे पानी का। अब लेक्स दो प्रकार का होता है। लेक्स अगर पूछेगा तो दो प्रकार का होता है, एक मैन मेड लेक्स होता है और एक नेचुरल लेक्स होता है। एक लेक्स जिसको जो है सो आदमी ने निर्माण किया है, और दूसरा लेक्स है जिसको प्रकृति ने निर्माण किया है। प्रकृति वाला आप दो प्रकार के देखे, एक आपका था आपका खारे पानी का झील और दूसरा था ताजे पानी का झील। अब देखिए इसके अलावा नेचुरल लेक्स के अलावा है ना, डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। क्या करके? डैमिंग करके रिवर्स को जो है सो डैमिंग करके, किस लिए? बिजली उत्पादन के लिए। किस लिए? तो बिजली उत्पादन के लिए जब रिवर्स को डैमिंग करके जो है सो लेक्स का निर्माण किया जाता है तो उसी को मैन मेड लेक्स कहा जाता है। मैन मेड लेक्स जिसको कहा जाता है जब रिवर्स को डैमिंग करके, है ना, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, फॉर जनरेटिंग द हाइडल पावर, है ना। हाइडल पावर के लिए जब रिवर्स को डैमिंग करके लेक्स का निर्माण किया जाता है तो उसको हम लोग मैन मेड लेक्स कहते हैं। When lakes are made up by damming of the rivers for generating the tidal power, then it is called man-made lakes. And the lakes which we have been given naturally, they are known as natural lakes. जो लेक्स हम लोग को नेचुरली प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हम लोग नेचुरल लेक्स कहते हैं। और जो लेक्स हमने बनाया, मानव ने बनाया है रिवर्स को डैमिंग करके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन के लिए, उस लेक्स को हम लोग मैन मेड लेक्स कहते हैं। अब इसका उदाहरण है गोविंद सागर भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट। सागर वाला जितना है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, जितना भी सागर वाला लेक्स है वो सब मैन मेड है। सागर वाला जितना भी लास्ट में सागर आएगा, जहां सागर आया, गोविंद सागर या जो भी सागर आया, सब सागर वाला लेक जो है वो मैन मेड लेक्स है, याद रखिएगा। इसके अलावा है ना क्या कहता है, सच एज गोविंद सागर लेक भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट, है ना। अब यहां कहता है लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स का। तो अभी तो आपने 4 ठो आपने देखा था खारे पानी का झील और 6 ठो देखा था आपने ताजे पानी का झील, तो वो सब आपका नेचुरल झील था। अब हम लोग इधर जो देखने जा रहे हैं ये सब आपका मैनमेड लेक्स है। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सागर लेक हो गया, जितना भी सागर वाला आएगा वो सब आपका मैनमेड लेक्स है, याद रखिएगा। लेक्स जो है सो जनरली क्या होता है, लेक्स का बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि पहला आपने देखा कि ये तो बिजली उत्पादन के लिए काम आता है। लेक्स बहुत ही वैल्यूएबल होता है मनुष्य के लिए। एक लेक हमें मदद करता है रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में। लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में भी जो है सो लेक्स हमें मदद करता है।
और जब हैवी रेन्स आता है, जब वर्षा तेज आती है, तो ये प्रिवेंट करता है, बचाता है फ्लड प्लेन्स को, है ना, फ्लड प्लेन्स को बचाता है। और ड्राई सीजन में, ठीक है, ड्राई सीजन प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये क्या करता है, फ्लडिंग को मतलब बाढ़ से भी बचाता है और ड्राई सीजन से भी बचाता है। मतलब ड्राई सीजन में आप यहाँ का पानी यूज कर सकते हैं, बाढ़ वाला पानी आपका चला जाता है लेक्स में। ये मेंटेन करता है ना, क्या चीज मेंटेन करता है, ये मदद करता है मेंटेन करने में इवन फ्लो ऑफ वाटर, है ना, एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, एक इवन फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करने में मदद करता है। लेक्स का यूज हम लोग, है ना, हाइडल पावर के डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, आप अपने आसपास के क्लाइमेट को क्या करता है, मॉडरेट करता है, अपने आसपास के क्लाइमेट को मॉडरेट रखता है। उसके अलावा मेंटेन करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, इक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना, इक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। कौन, ये आपका जो है सो झील, लेक्स जो है वो मेंटेन करता है इक्वेटिक इकोसिस्टम को, ये प्रिवेंट करता है ना, फ्लड प्लेन्स और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में, ठीक है, ये मेंटेन करता है अनइवन, है ना, ये मेंटेन करता है एन इवन फ्लो ऑफ वाटर को, राइट। तो क्या कर देखें आप, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई, बिकॉज अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। पहला पॉइंट हो गया। अब पूछेगा कि व्हाई लेक्स आर अ ग्रेट वैल्यू टू द ह्यूमन बीइंग्स, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है द लेक्स आर अ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, है ना। उसके बाद लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स flooding, it prevents flooding, and during the dry season it helps to maintain an uneven flow of water, है ना। उसके बाद लेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, इक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। क्या करता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करता है और नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है। क्या करता है, नेचुरल ब्यूटी को भी इनहेंस करता है ना, नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है। उसके बाद कहता है ये हेल्प करता है टूरिज्म को, है ना, ये क्या करता है, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशंस। अब यहाँ पे जहाँ पे झील रहेगा तो वहाँ तो टूरिज्म लोग आते हैं, है ना, वो लोग को भी आने के लिए आकर्षित करता है। टूरिज्म लोग यहाँ पे बहुत जो है सो आते भी हैं। अब यहाँ एक और देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नेशनल रिवर प्रोग्राम के बारे में, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जिसको हम लोग NRCP कहते हैं, ये आपका चलाया गया था। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विथ लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च करके नदी को साफ करने के लिए चलाया गया था। उसके बाद एक आपका चलाया गया नमामि गंगे 2014 में जून में नरेंद्र मोदी के द्वारा। पहले आपका 1985 में चलाया गया था गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कब चलाया गया था, तो 1985 में। किस लिए, तो गंगा को साफ करने के लिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए। अब कहता है द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स, हाँ, अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। अब गंगा रिवर प्लान जो चलाया गया था 1950 में, इसी को बढ़ा करके कह दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में लॉन्च किया गया था, गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में लॉन्च किया गया था, गंगा नदी को साफ रखने के लिए, साफ करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, उसको बढ़ा करके कर दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। मतलब अब पूरे देश के जितने भी नदियां हैं वो सबको जो है सो साफ करना है। और ये प्लान आपका आया 1995 में। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 में आया, जबकि गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च किया गया था। Ganga Action Plan was launched in 1985 and this plan was extended by the National Conservation Action Plan, National River Conservation Plan. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में गंगा एक्शन प्लान को कन्वर्ट कर दिया गया और 1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लॉन्च किया गया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वो आपका 1995 में लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य था
इसका क्या उद्देश्य था? तो पानी के क्वालिटी को इम्प्रूव करना, नदी के पानी के क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जो मुख्य सोर्स है किसी भी देश के लिए, पानी का मुख्य सोर्स क्या होता है? नदी होता है ना। और इसके माध्यम से क्या, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबैंडमेंट वर्क, और पोल्यूशन वाला काम को कम करना या खत्म करना, इसका उद्देश्य था कि पोल्यूशन को कम किया जाए, पोल्यूशन नहीं फैले, है ना, नदी स्वच्छ रहे। क्योंकि नदी का पानी जो है सो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो याद रहेगा गंगा एक्शन प्लान 1985 में, उसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान आपका 1995 में आया। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वो 1995 में आया, जबकि गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। और गंगा एक्शन प्लान को ही जो है सो एक्सपेंड करके उसका नाम दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। कब? 1995 में। 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, याद रहेगा 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। और इसी गंगा एक्शन प्लान को जो है सो बढ़ा करके एक्सपेंड करके इसका नाम दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसको लॉन्च किया गया 1995 में। ये कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं जहां से आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे कहता है रोल ऑफ द रिवर्स इन इकोनॉमी। हाँ, नदी का क्या भूमिका है हमारे अर्थव्यवस्था पे? तो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। जहां नदी रहेगा वहां पे खेती होगी, वहां का मिट्टी उपयोग जो है सो आपका उपजाऊ मिट्टी होगा। एलुवियल सोइल पाया जाता है नदी के किनारे जनरली, और एलुवियल सोइल जो है सो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके अलावा नदी के किनारे लोग बसना भी पसंद करते हैं, क्योंकि भूमि समतल होती है, वहाँ पे हर चीज की सुविधा होती है। इसलिए जो आपका जो है सो नदी के किनारे वाला जगह होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। मानव के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है ना। कैसे? देखिए, वाटर जो है ये हमारे एक नेचुरल रिसोर्स है, एक महत्वपूर्ण, एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर, ये रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मानव के लिए एक आधारभूत जो है सो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बहुत चीज मिलता है, बहुत सारा एसेंशियल है ना, एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। ये महत्वपूर्ण है बहुत सारे मनुष्य के एक्टिविटीज के लिए। कैसे? मनुष्य यहाँ पे जाकर के अपना पानी का सिंचाई के लिए इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बस सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नदी के किनारे लोग अट्रैक्टिव होते हैं बसने के लिए। आज से ही नहीं, प्राचीन समय से लोग जो है सो नदी के किनारे बसते आए हैं। और ये जो सेटलमेंट्स होता है अब बड़ा होते जा रहा है। बसते तो पहले भी थे नदी के किनारे लोग, लेकिन अब ये बड़े शहर का रूप ले रहा है। नदी के किनारे बड़े बड़े शहर का जो है सो डेवलपमेंट हो रहा है। एक लिस्ट तैयार कीजिए अपने स्टेट में जो आपका नदी के किनारे स्थित है। अपने स्टेट में उन शहरों का लिस्ट तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है ना। कहता है कि इसका पानी को हम लोग सिंचाई के लिए यूज करते हैं, उसके बाद बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या क्या? यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन and special significance particularly to country like India where agriculture is the major source of livelihood for the majority of the population। तो हम लोग कहाँ नदी का यूज करते हैं? इरिगेशन के लिए करते हैं, नेविगेशन के लिए करते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए करते हैं, है ना। और आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पे तो नदी की बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि कृषि से जो है सो कृषि पे बहुत सारे लोग निर्भर हैं और इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है रिवर पोल्यूशन। अब रिवर पोल्यूशन क्या है? नदी में जब आप कोई कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो उससे रिवर पोल्यूशन होता है। ग्रोइंग डोमेस्टिक और म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब देखिए पानी का डिमांड तो बढ़ रहा है ना, हर जगह पे डिमांड बढ़ रहा है।
उसके बाद आपका कहता है म्युनिसिपल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड जो बढ़ रहा है ना, किस लिए? फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स, वाटर के लिए, रिवर से पानी का जो है सो रिवर से पानी लिया जाता है डोमेस्टिक यूज के लिए, म्युनिसिपल के लिए, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के लिए पानी लिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि नदी जो है सो प्रभावित हो रहा है ना, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है सो ड्रेन किया जा रहा है रिवर से। इसके वजह से रिवर का जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम होते जा रहा है। हम लोग को पानी की बहुत जरूरत है, इसलिए हम लोग नदी से पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए भी लेते हैं, या बहुत प्रकार का यूज है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए लेते हैं, बिजली उत्पादन के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं, म्युनिसिपल में यूज किया जाता है ना। तो इससे पानी का जो आपका वॉल्यूम है वो कम होते जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड स्वीजेस एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर इम्पिटेड इनटू द रिवर्स। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा जो है सो क्या कहता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है, मतलब जो हानिकारक तत्व होता है जिसको हम लोग नदी में बहा देते हैं, है ना। बहुत सारे हानिकारक तत्वों को हम लोग नदी में बहा देते हैं। अनट्रीटेड सीवेज जो होता है, हाँ, अगर ट्रीट करके, अगर उसको सही करके जो आप बहाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे गर्म पानी को बहा दिए तो उससे नदी प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है, उसको आप अगर सही करके बहाइएगा तो प्रदूषित नहीं होगा। इसलिए कहता है कि दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। इससे पानी का सिर्फ क्वालिटी ही जो है सो प्रभावित नहीं होता है, जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है रिवर का वो भी प्रभावित होता है ना। एग्जांपल के लिए, given adequate stream flow the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर लार्ज सिटी, है ना। एग्जांपल दिया है कि गंगा के बारे में कह रहा है कि जो यहाँ पे एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो है वो एबल है, किस लिए? डिल्यूट और एसिमिलेट करने के लिए पोल्यूशन लोड्स को 20 किलोमीटर के अंदर, अपने शहर के 20 किलोमीटर अंदर जो है सो ये आपका डिल्यूट और एसिमिलेट कर सकता है। लेकिन अब जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जिसके वजह से ये घटते जा रहा है, मतलब 20 किलोमीटर तक ये अपने क्षेत्र को जो है सो स्वच्छ रख सकता है गंगा, लेकिन अब जो इसका डिमांड बढ़ रहा है पानी का जिसके वजह से इसका घटते जा रहा है कैपेसिटी। But the increasing urbanization and the industrialization do not allow to happen and the pollution level in many rivers have been rising. बहुत सारे नदी का जो पोल्यूशन रिवर से वो बढ़ते जा रहा है। Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. बहुत सारा एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। दो ठो एक्शन प्लान आपने देखा, एक आपका था गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में चलाया गया, उसी को एक्सपेंड करके जो है सो आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान चलाया गया 1995 में। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक्शन प्लान चलाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है इस प्रकार के एक्शन प्लान्स का? तो अभी तो दो ठो आपने सुना है ना। हाउ डज आवर हेल्थ गेट इफेक्टेड फ्रॉम पोल्यूटेड रिवर वाटर्स? हमारा स्वास्थ्य कैसे इफेक्टेड होता है पोल्यूटेड वाटर से? तो हैजा तो हमारा पोल्यूटेड वाटर से होता है। बहुत सारा बीमारी है जो वाटर से होता है, इसके बारे में सोचिए और मनुष्य के जीवन के बारे में सोचिए, है ना। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। बिना ताजे पानी का, बिना फ्रेश वाटर का मनुष्य के जीवन के बारे में कल्पना कीजिए, तो हम लोग कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन क्लास। अब इस टॉपिक्स में जो दिए गए हैं उसको क्लास में अरेंज करके लिखना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो हम फिर से आपको करवा देंगे। अब उलर लेक पूछ रहा है कहाँ है, तो उलर लेक तो हम बताए ही हैं कि यह आपका ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है और यह आपका जम्मू कश्मीर में है, नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद नर्मदा की उत्पत्ति कहाँ होती है ये सब बता दिए हैं। नर्मदा रिवर्स की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से। अब कहता है कि कौन सा लेक इसमें से जो है वो आपका सॉल्ट वाटर लेक है, तो हमने बताया था सांभर लेक। 4 गो लेक बताए थे, हाँ, एक आपका चिलिका लेक, पुलिकट लेक, सांभर लेक, है ना। तो यहाँ पे कौन सा है? सांभर लेक जो है वो आपका, सांभर लेक जो है वो आपका सॉल्ट वाटर लेक है। तो चलिए हम लोग करते जाते हैं, कर ही लेते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? तो आपका उलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में।
दूसरा प्रश्न कहता है नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक हिल से होता है। कहां से होता है स्टूडेंट्स? अमरकंटक हिल से। नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक हिल से होता है। तीसरा में कहता है सॉल्ट वाटर लेक आपका सांभर लेक जो राजस्थान में है। सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर्स गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर? अब रिफ्ट वैली हमने बताया था, ट्रैप पूछेगा, चाहे रिफ्ट वैली पूछेगा, चाहे वेस्ट की ओर पूछेगा, चाहे आपका अरब सागर में मिलने वाला पूछेगा, तो दो ही नदी हमने बताया था, नर्मदा और तापी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा तापी, नर्मदा और तापी। और वाटर डिवाइड हमने बताया था, एक हाईलैंड जो दो ठो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करता है, उसी को हम लोग जो है सो आपका क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं, है ना। एंड अपलैंड सच एज हाईलैंड और आपका माउंटेन विद सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। ये सब हमने बताया था। लार्जेस्ट रिवर बेसिन, सबसे बड़ा रिवर बेसिन आपका गंगा रिवर बेसिन है। सबसे बड़ा रिवर बेसिन गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, है ना। वेयर टू द रिवर्स गंगा इंडस, हाँ इंडस और गंगा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो गंगा की उत्पत्ति आप देखे थे गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और इंडस की उत्पत्ति जो है सो हिमालय के पर्वत में मानसरोवर झील के नजदीक आपका होता है ना। आपका कहाँ पे? कैलाश पर्वत से होता है, तिब्बत में। चलिए, दो ठो हेड स्ट्रीम्स गंगा का, ये भी आपको पता है, भागीरथी और अलकनंदा। ये सब आप लोग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और अगर दिक्कत होगा आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं करा दूंगा। और यहाँ देखिए आपका ग्रुप करने के लिए कह रहा है ह्यूमन वाला और मैन मेड वाला, तो हम तो इला आपको अभी बताए थे। चलिए बताइए तो इसको फटाफट। उलर झील आपका क्या है? ये सब आपका नेचुरल है। सागर वाला हम सब बताए थे, सागर वाला सब क्या है? सागर वाला जितना भी झील है वो सब मैन मेड है। देखिए राणा प्रताप सागर मैन मेड है, गोविंद सागर मैन मेड है, नीलाम सागर मैन मेड है, नागार्जुन सागर मैन मेड है ना। नागार्जुन सागर मैन मेड है। हम नेचुरल वाला को टिक कर दे रहे हैं। उलर, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, दाल और एक बारह पानी, ये 6 ठो आपका ताजे पानी का झील था, नेचुरल झील। उलर, नैनीताल, दाल, भीमताल, लोकटक और बारह पानी भी है ना। बारह पानी ये कौन सा झील है? ये आपका ताजे पानी का झील है, नेचुरल झील है। उसके बाद सांभर आपका जो राजस्थान में है, खारे पानी का झील है। चिलिका लेक उड़ीसा में, ये भी खारे पानी का झील है। पुलिकट भी खारे पानी का झील है। और हीराकुंड ये भी आपका जो है सो आपका मैनमेड झील है स्टूडेंट्स। हीराकुंड जो है वो मैनमेड झील है। सागर के अलावा एकमात्र यहाँ पे हीराकुंड है जो मैनमेड है, बाकी जितना सागर वाला है सब मैनमेड है। और ये सब जो आपको टिक लगा दिए हैं वो सब आपका नेचुरल झील है। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में आप डिफरेंस तो कर ही सकते हैं। हिमालयन पेरेनियल रिवर्स होता है, इसकी उत्पत्ति आपका जो है सो हिमालय पर्वत से होती है। आपका पेनिनसुलर रिवर जो है वो सब आपका सीजनल रिवर्स होता है, और इसकी उत्पत्ति जो है सो पेनिनसुलर वाला रीजन से, हाईलैंड वाला रीजन से होता है ना। ये नदियां पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स के अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको प्रश्न उत्तर के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आज का मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा शेयर और कर दीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।